नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ में तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। उमेशपाल अपहरण केस में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आतिक, सौलत, हनीफ और दिनेश पासी दोषी करार दिए गए हैं। माफिया आतिक अहमद सभी धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं। उमेशपाल अपहरण केस में 7 आरोपी दोषी मुक्त कर दिए गए हैं। तो आतिक, सौलत, हनीफ और दिनेश को दोषी करार दिया गया और माफिया आतिक अहमद सभी धाराओं में दोषी करार है। उमेशपाल अपहरण केस में 7 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है, जिसमें आतिक अहमद का भाई अशरफ भी शामिल है। तो उमेशपाल अपहरण केस में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है सामने और थोड़ी ही देर में सजा भी सुना दी जाएगी कि आखिर दोषी करार होने के बाद कितने साल की सजा या फिर क्या सजा सुनाई जाती है आतिक अहमद को। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि आतिक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रही है इस वक्त की आतिक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और उमेशपाल अपहरण केस में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। आतिक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आतिक, सौलत, हनीफ और दिनेश पासी दोषी करार दिए गए हैं। आतिक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो बता दें आपको कि उम्र कैद की सजा आतिक अहमद को मिली है और आतिक अहमद समेत 3 आरोपी और हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया है। लेकिन आतिक अहमद को यहां पर उम्र कैद की सजा, तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। आतिक अहमद समेत 3 आरोपी, 3 दोषी जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ में जो अन्य जो 7 यहाँ पर आरोपी थे उनको दोष मुक्त कर दिया गया है, उनको बरी कर दिया गया है इस केस में, जिसमें अशरफ भी शामिल है, आतिक अहमद का भाई। लेकिन यहाँ पर आतिक अहमद और आतिक अहमद समेत जो 3 आरोपी हैं, इन तीनों को ही दोषी करार दिया गया और इस मामले में इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उमेशपाल अपहरण केस में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आतिक, सौलत, हनीफ और दिनेश पासी और इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आतिक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आतिक अहमद समेत 3 दोषी करार दिए गए और तीनों को ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो उमेशपाल अपहरण मामले में ये फैसला आया है कोर्ट का। विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विकास, देखिए आखिरकार वो वक्त आ गया है जब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बताया जा रहा है कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तीनों ही आरोपियों को। देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से माफिया आतिक अहमद, दिनेश पासी व खान, सौलत, हनीफ को दोष सिद्ध करार देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बात की जाए तो 364 में इन सभी को आरोपी माना गया है। 147, 148, 149, 341, 342 व 364 अब 120 डी में ये सभी दोष सिद्ध करार दिए गए थे। इन सभी को राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेशपाल के दिनदहाड़े अपहरण के मामले में इनको सजा सुनाई गई है। बात की जाए तो एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश थे डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, उन्होंने साफ तौर पर यह आदेश जारी किया। आज से कुछ ही देर बाद जजमेंट की कॉपी आएगी, उसके बाद यह साफ हो सकेगा। बात की जाए तो इन सभी पर आरोप था कि इन्होंने 2006 में उमेशपाल का अपहरण किया था। जी बिल्कुल, और देखिए ये पहली बार है विकास जब किसी मामले को लेकर आतिक अहमद के खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि ये भी साबित हुआ कि वो दोषी है और इसके साथ ही अब सजा भी मिली है। एक बड़ा लंबा इंतजार, बड़ी लंबी लड़ाई उमेशपाल ने लड़ी और इतनी लंबी लड़ाई मात्र 1 महीना और बाकी था इसमें फैसला आने पर। उसके पहले ही उमेशपाल की हत्या कर दी गई, लेकिन परिवार को भी बड़ी उम्मीद थी और इस फैसले को आने के बाद कहीं ना कहीं देखिए ये भी साबित होता है कि आखिरकार न्याय जरूर मिलता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बसपा की सरकार बनने के बाद 5 जुलाई 2007 को उमेशपाल ने मोमनगंज थाने में अपने अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें बाहुबली पूर्व सांसद आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ, दिनेश पासी, अंसार अहमद, अंसार बाबा खान, सौलत, हनीफ, जावेद, फरहान, इसरार, आबिद, कुर्बान, आसिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर को आरोपी बनाया गया था। हालांकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान अंसार अहमद उर्फ अंसार बाबा की मौत हो चुकी है। उसके बाद अब जो 3 आरोपी थे उनको एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए उनको उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी जो अन्य 7 आरोपी थे जिनको बरी कर दिया गया है इस मामले में, जाहिर है कि इसमें अशरफ की भूमिका भी काफी अहम बताई जा रही थी, खासकर के अपहरण के इस मामले में कि अशरफ भी काफी अहम भूमिका में था साजिश के तौर पर, कि जो साजिश रची गई थी उसमें भी अशरफ का नाम था। तो ऐसे में बरी करना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी शॉकिंग खबर है। विकास,
364 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई है। कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा फैसला किया है और अब ठीक इसके बाद ही जो दूसरा पहलू है वो देखना होगा कि सीजीएम कोर्ट के रिमांड एप्लीकेशन पर कुछ फैसला देती है कि अतीक अहमद को यहां रखा जाएगा या वापस साबरमती जेल भेजा जाएगा। उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। तो चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अरविंद जी, देखिए एक बहुत बड़ा फैसला आज के दिन आया है। पहला ऐसा मामला जिसमें अतीक अहमद के खिलाफ ना सिर्फ केस हुआ बल्कि कार्रवाई भी हुई और इसके साथ ही फैसला भी आया और सजा भी सुनाई गई है। निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए एक नजीर है कि इतने दिनों से कोई फैसला अगर पेंडिंग हो और लगातार कोई व्यक्ति अपने बाहुबल और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके उसे प्रभावित करने की कोशिश किया हो, उसमें कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला किया है, योगी सरकार के अफसरों ने जिस तरह की भूमिका निभाई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे जो भी इस तरह के केसेस हैं जो बहुत सालों से चल रहे हैं उसमें काफी प्रभाव पड़ेगा। अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और उसके साथ जो भी लोग इस पूरे मामले में शामिल थे, उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि ये एक सबक होगा। बिल्कुल। और अरविंद जी, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये वो माफिया रहे हैं जिन्होंने सालों से नाक में दम किया हुआ था जनता के। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, लेकिन ये वहीं के वहीं। और आखिरकार ऐसा हुआ है कि योगी सरकार के राज में इन तमाम माफियाओं पर ना सिर्फ नकेल कसा गया है बल्कि कार्रवाई भी हो रही है और इसके साथ ही लोगों को न्याय भी मिल रहा है। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक सबक है और जिस तरीके से अतीक अहमद को गुजरात से लाया गया, अशरफ को बरेली जेल से लाया गया, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले की सरकारों को अगर आप देखें तो इस पूरे मामले में अगर पैरवी प्रभावी तरीके से हुई होती तो अब तक फैसला बहुत पहले आ गया होता। मुझे याद है अभी हाल ही के दिनों में एक आईपीएस अफसर जो समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रयागराज में पोस्ट थे, उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे चौंका दिया। उसका कहना था कि जब वो सरकार थी उस दौरान अतीक अहमद से जब कार्रवाई की गई थी, उसको जेल भेजा गया था, उसके बाद उनके सीआर के नंबर हटा दिए गए थे। यानी किस तरीके से एक पक्ष की कार्रवाई होती थी ये सुन के मेरे होश फाख्ता हो गए थे। और आज जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हुई है, इस तरीके से प्रभावी ढंग से पैरवी करने के बाद फैसला हुआ है, वो बहुत ही महत्व रखता है। मैं समझता हूं कि ये आने वाले समय में जो भी केसेस पेंडिंग हैं, जो जघन्य अपराध के पेंडिंग है, चाहे वो कोई हो, अतीक अहमद हो या कोई अन्य हो, उनके खिलाफ प्रभावी पैरवी के जरिए ही उनको सजा दिलाया जाता। चलिए ठीक है अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अतीक अहमद समेत तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा जो अन्य 7 आरोपी थे, अशरफ समेत सभी को इस मामले में बरी कर दिया गया है। ये केस बहुत पुराना है, लगभग 17 सालों से ये केस चल रहा था। उमेश पाल 2007 में उमेश पाल ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी, जबकि 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था। लेकिन जब सत्ता पलटी, सपा हटी और बसपा आई, उसके बाद उमेश पाल ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद 17 सालों तक ये केस चला। आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर फैसला आया। इस मामले पर उमेश पाल की मां और उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। देखिए, मेरा बेटा 18 साल से संघर्ष कर रहा है और ये वो था कि आज तक लड़ता था। हमारे तब इतनी भी शक्ति नहीं कि हम आगे चल के मुकदमा लड़ सकें। तो जो आज शासन प्रशासन आज जो अदालत में सुनवाई हो, उन्हें तो उम्मीद है कि इसको उम्र कैद तो होनी है, लेकिन उम्र कैद न दे करके इसको फांसी दी जाए, इसलिए कि इसको आजीवन कारावास होगा। ये वहाँ जेल इसका घर है और जेल के अंदर से सब कुछ करा सकता है। मैं कोर्ट से यही उम्मीद करती हूँ भैया कि उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए, नहीं तो फिर वो अगर जिंदा भी बचे तो शायद हम लोग न बच पाए, अगली बारी हम लोग की ना हो, ऐसा न होने पर न्याय महोदय उन्हें जो है फांसी की सजा जरूर सुनाए।
तो इसी मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए रवि कुमार हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। देखिए रवि, इस पूरे मामले को लेकर फैसला आ गया है, आखिरकार कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि आतिक अहमद समेत तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिलेगी। इसके बाद अब आगे क्या? जाहिर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में थे और आपको बता दें इस मामले में करीब 3 दोषियों को पुलिस ने दोषी माना है। और वही आपको बता दें इस मामले में अतीक अहमद खान, शौलत हनीफ और उसके अलावा दिनेश पासी को उमेश पाल को अपहरण करने के मामले में दोषी माना है और इसी को लेकर सजा का ऐलान किया गया है। तीनों को ही उम्र कैद की सजा सुनाई है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जहां जो उमेश पाल का जो परिवार है वो न्याय की उम्मीद कर रहा था और जिस तरीके से आज एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, पीएमएलए कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है फैसला कि माफिया अतीक और उसके अलावा जो उसके दो साथी खान, शौलत हनीफ और उसके अलावा दिनेश पासी, इन पर आरोप था उमेश पाल के अपहरण करने का। और ये पूरा मामला जो था वो उमेश राजूपाल का जो हत्याकांड हुआ था उसी मामले में जो उमेश पाल गवाह थे और गवाही से उनको मुकरने के लिए इनका अपहरण किया गया था। उसी मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और कुल मिला के कह सकते हैं कि उमेश पाल के परिवार को इंसाफ का इंतजार था, जो इंसाफ उनको मिला है कोर्ट की तरफ से और सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया गया है। चाहे बात करें माफिया अतीक की या उसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं खान, शौलत हनीफ और उसके अलावा दिनेश पासी, इनको दोषी माना है और उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही रवि ये बताइए कि अब क्योंकि सजा का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इसके आगे की जो कार्रवाई क्या होगी, कौन सी जेल में रखा जाएगा, क्या ये अभी साफ हुआ है? लाया गया था, वहीं अशरफ को बरेली जेल से लाया गया था और उसके बाद फिर प्रयागराज में नैनी जेल में दोनों को ही रखा गया था। और उसके बाद फिर एमपी कोर्ट में सभी जो भी आरोपी है इस मामले जुड़े हुए सबको कोर्ट में पेश होना था और बताया जा रहा है कि 2 आरोपी है इस कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनका वारंट है कोर्ट की तरफ से जारी किया गया। और अब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने करीब 7 जो आरोपी थे उनको दोष मुक्त माना है और वही 3 आरोपी जो, क्योंकि इस मामले में 1 आरोपी की मृत्यु हो चुकी है जबकि 3 आरोपी है उनको दोष। भैया सा आईडी हटा लीजिए। कष्ट है, कोई खुशी वाली बात नहीं, कष्ट है उनको। एक लोग पूछिए सवाल क्यों मत जवाब दीजिए। अतीक का परिवार क्या कुछ कह रहे हैं मामले पर? जी हम बैठे हैं, आप लोग बात करिए, इसलिए घबराहट होगी। क्या कहेंगी? फैसला आया है, हो जाती है भैया, अभी थोड़े परेशान। क्या फैसला आया पहले आप 10 साल की सजा अतीक अहमद आजीवन कारावास के लिए, बताइए क्या कहेंगे इस पे? हाँ हटा यार बेटा शाम को आप बता रहे हैं। अरे पहले बात तो करने दीजिए। माता जी है वो यहाँ पर मौजूद। भाई तो अपने अरे यार रुक जाओ यार प्लीज, एक सेकंड यार, एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड। ये लो बदतमीजी कर रहे हैं। आदि का रखिए यार। एम्बियंस माइक ऑफ कर दो पंकज भाई, एम्बियंस भाई ऑफ कर देना। उसमें लगाओ, उसमें लगाओ, उसमें लगाओ। अरे भाई पीछे आके तो रवि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। रवि, आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि देखिए उनको लाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो अशरफ है उसे बरेली जेल से लाया गया था, लेकिन अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया था।
और ट्रांसफर की अभी जो यहाँ पर पूरी कार्रवाई है वो नहीं हुई है, ट्रांसफर नहीं किया गया है ओवरऑल। लेकिन अब सजा सुना दी गई है मामले को लेकर। सजा के बाद अतीक अहमद को कहां रखा जाएगा, कि ये साफ हुआ है अभी? अभी मेरी आवाज मिल रही है आपको? माइक तो लगाओ यार तुम। तो बोले भाई भाई ये सड़क रहा है, ये सड़क रहा है, ये धक्का मारिए भाई, ये सड़क रहा है, ये फिर वही फिर खड़ा करवा दिया जाएगा। यार पीछे आ जाओ कैमरामैन, यार पीछे आ जाओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ यार, पीछे आओ यार। से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी के साथ में रवि, एक बार फिर से आपसे वही सवाल पूछना चाहूंगी कि आखिर आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि साबरमती जेल से लाया गया है अतीक अहमद को, वहां से अभी ट्रांसफर भी नहीं हुआ है, कार्रवाई के तहत लाया गया है क्योंकि कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था, पेशी होनी थी। लेकिन अब आगे क्या, जब सजा हो गई है तो कहां रखा जाएगा अतीक अहमद को? देखिए अभी कह पाना अभी जल्दबाजी होगी कि इस मामले में आगे का क्या प्रोसीजर होगा। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है, पीएमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई थी, सुनवाई के दौरान सजा का ऐलान किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि जो अमीश पाल हत्याकांड को लेकर जो अर्जी पुलिस की तरफ से दी गई थी, उस मामले में रिमांड को लेकर उसमें भी देखना होगा कि उसमें भी क्या कुछ सुनवाई होती है, तो क्या कुछ रुक रहता है कोर्ट का। फिलहाल अभी उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा कि अशरफ को क्या बरेली जेल में वापस शिफ्ट किया जाता है और क्या नैनी जेल में रखा जाता है, या उसके अलावा जो अतीक है, अतीक को क्या साबरमती जेल को वापस ले जाया जाता है या उसको अभी नैनी जेल में रहना होगा। फिलहाल अभी इसके लिए देखना होगा कि इसको लेकर क्या कुछ आगे जो प्रक्रिया है वो होती है। फिलहाल अभी एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से ये सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसमें से 10 आरोपी थे, जिसमें से 11 आरोपी में एक की मृत्यु हो चुकी है, जबकि फिर से 7 को दोष मुक्त माना है और उसके अलावा 3 को सजा का ऐलान किया है, जिसमें अतीक समेत बाकी 2 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई गई कोर्ट की तरफ से। और साफ तौर पे जिस तरीके से उमेश पाल का जो अपहरण का जो मामला था, उस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सजा का ऐलान किया है। बिल्कुल, और ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए कई सालों बाद ये फैसला आया है और इसके बाद जो अभी अतीक अहमद है, कोर्ट के फैसले के बाद, सजा सुनाने के बाद अतीक अहमद कहां पर है? अभी कोर्ट में ही मौजूद है या वहां से लेकर जा रही है पुलिस की टीम कहीं? देखिए अभी कोर्ट में ही मौजूद है और अभी सारी जो प्रक्रिया है कोर्ट की वो सारी चल रही है। अब उसके बाद देखना होगा कि जो आगे क्या कुछ होता है, कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं इसको लेकर, क्योंकि कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान तो हो गया है। अब सजा के ऐलान होने के बाद में क्या जो अतीक है या उसके अलावा बाकी के 2 आरोपी हैं उनको क्या नैनी जेल में रहना होगा या साबरमती जेल में अतीक को भेजा जाएगा, या बाकी का क्या कुछ रुक रहेगा कोर्ट का, उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट ही की तरफ से तय किया जाएगा कि आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है कोर्ट की तरफ से। लेकिन बड़ी खबर यह है कि उमेश पाल के अपहरण के मामले में जो घटना हुई थी, उस मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया गया है पीएमएलए कोर्ट की तरफ से, और इस कोर्ट की तरफ से 3 जो आरोपी हैं उनको दोषी माना है और तीनों ही आरोपियों को, जिसमें से माफिया अतीक का भी नाम है और 2 अन्य हैं, इनको उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। ठीक है, चलिए रवि लौटती हूँ आपके पास में। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि संजय गंगवार से क्या कुछ बातचीत की है न्यूज के संवाददाता ने, पहले आप वो सुनिए। दोस्ती उनसे है जो कि सोशल मीडिया पे चल रही है, जग जाहिर है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज, समाजवादी पार्टी की सरकार जब से आई तभी से ये उत्तर प्रदेश में माफिया शुरू हुए। उत्तर प्रदेश का अमन चैन तभी से खराब हुआ। आखिरी सवाल आपसे है, चूंकि अभी कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर हरी झंडी दे दी है और कोर्ट के फैसले को कैसा देखते हैं, आपकी तैयारियां किस प्रकार से हैं, चूंकि निकाय चुनाव से ही लोकसभा की तस्वीर बदल सकती है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम सब स्वागत करते हैं। उस समय उसके साथ कॉलेज के लड़के और सब काफी चिल्लाने
इसने जिंदा छोड़ दिया, लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया। शेर की तरह आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। अपने फैसले का इंतजार करते लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, अब लगता है कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जो अब लास्ट में 3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है। इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खुखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है। वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, तो इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। इसलिए कि हम लड़ने योग्य नहीं है। ये फैसला मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, अदालत के ऊपर। सीएम साहब से क्या कहेंगे? हम सीएम साहब से यही कह रहे हैं ना कि जैसे मेरे दरवाजे पे इस बदमाश ने अपने गुंडों को भेज करके और 3 को संहार कराया है, मेरे बेटे और 2 सुरक्षा कर्मी को, तो हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा उस समय वर्दी पे था और सुरक्षा कर्मी भी थे, कोई वैसे नहीं थे, गाड़ी से उतर रहे थे। उस समय इसने मर्डर कराया। इसने न कलम की इज्जत किया, न काली कोट की किया, न खाकी किया, इसलिए मर्डर के इसने तो दे दिया अपहरण का, लेकिन मेरे बेटे 3 मारे गए हैं। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि इनको फांसी दिया जाए, इनको जिंदा न रखा जाए। हाईकोर्ट में अपील करेंगे क्या? 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसमें अशरफ एक है, अतीक का भाई जो अशरफ है उसको बरी कर दिया है। टोटल 7 लोग बरी कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें तो मेरे बेटे ने बताया था 10 लोगों के। वो सब जो वकील आएंगे हमारे तो सारी चीजें वो बताएंगे। अब ये है कि मेरे बेटे का जो मर्डर हुआ है उसमें तो किसी ने देखा नहीं, वो तो पूरा सीसी फुटेज में दिखा रहा है। अब उसपे जो भी निर्णय ले अदालत या मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय ले, वो तो सीसी कैमरे में पूरा कैद है। आप फांसी की मांग कर रहे थे, लेकिन उम्र कैद की सजा दी गई है, तो क्या आपको डर बना रहेगा आपके मन के अंदर, जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे? हमने क्या कहा बेटा कि देखिए, उसको आजीवन कारावास दिया है, लेकिन ये जेल के अंदर उसको पूरी सुविधाएं मिलती है, पूरी सुविधाएं मिलती, तो हम क्या जाने कि वहाँ से क्या सब कुछ करा सकता है। मतलब आप जेल में जाएगा लेकिन घटना को अंजाम दे सकता है? दे सकता है, अभी भी दे सकता है। आप उम्र कैसे संतुष्ट हैं? सजा मिली उससे संतुष्ट? जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने क्योंकि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है।
मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। एक सवाल हो रहा है, ये किडनैपिंग वाला मामला था और इसमें जो अतीक का भाई अशरफ है वो भी आरोपी था, लेकिन वो दोस्त नीचे से उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों पे एक ही धारा की तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन अशरफ दोष मुक्त हुआ। मेरे वकील आकर के इसका जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। हाई कोर्ट? जी बिल्कुल, मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। माता जी एक सवाल, जो लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ही बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। अब आपको अपने परिवार के ऊपर भी चिंता है, कहीं जिस तरह से आपके पति का मर्डर कराया, कहीं आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर हमला ना हो? जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये आदमी रहना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी है। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए। ये नहीं रहना चाहिए, अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। गाड़ी पलटवाने की मांग कर रही हैं आप? मैं गाड़ी पलटने की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं चाहे ये कह रही हूँ कि वो चाहे दंड जैसे भी दे, जिस तरह से देना चाहे, वो उनके ऊपर है, और मैं फांसी की ही मांग करूंगी उनसे। फांसी को कोर्ट देगा? कोर्ट देगा, सरकार देगी, जो भी होगा जजमेंट, यही सब है। न्यायपालिका हो चाहे शासन प्रशासन हो। बस ठीक, थैंक यू। अब एक एक करके कोर्ट ने आज, जब कोर्ट में आप लोग मौजूद थे जिस वक्त सजा सुनाई जा रही थी, अतीक अहमद कहा जा रहा है रोया है आज कोर्ट में, आप लोगों ने देखा? हम लोग तो मायूस थे। हाँ। कोर्ट में घुसते ही मायूस थे। हाँ। और कहीं न कहीं से उनको लग रहा था कि जिस हिसाब से इस मुकदमों में गवाहों ने बयान दिए हैं अपने, मायूस थे कि सजा कहीं न कहीं से सजा जरूर होगी। कितने गवाह पेश किए गए थे? हम लोगों ने, अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए, 8 गवाह बिल्कुल इंटैक्ट थे और उन्होंने बिल्कुल बढ़िया ढंग से गवाही दी। की तरफ से कितने गवाह थे? 51 गवाह उन्होंने अपने डिफेंस की तरफ से पेश किए। उसमें ज्यादातर जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, जिनका आपराधिक इतिहास था। 51 गवाह जो है पेश किए थे उन्होंने। और इस मामले में अब कोर्ट ने कहा है कि सजाएं जो है एक साथ चलेंगी, ये भी कहा है। आजीवन कारावास से सबसे बड़ी सजा होती है और सारी धाराओं में सजा हुई है। 147 में, 148 में, 149 में, 323 में, 341 में, 342 में, सारी धाराओं 506 सब क्लास 2 में सारी धाराओं में सजा सुनाई गई। के वकील कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। हम लोग भी पीछे से जाएंगे, शासन भी जाएगा। ठीक है, जो इस वक्त सरकारी वकील सर प्रोसीडिंग के बारे में बताइए सर। अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए थे, 8 जो है बिल्कुल बढ़िया गवाही उन लोगों ने दिया था और उसके बाद नतीजा ये निकला कि आज हम लोग जो है इसमें से प्रमुख अभियुक्त अतीक अहमद तक पहुंचाने में सफल रहे। अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ, इनको जो है आजीवन कारावास, सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपया वादी के परिवार को दिलाने में कामयाब रहे। शेष अभियुक्त जो है कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट का आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्यवाही, आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर अशरफ का भी इन्वॉल्वमेंट